गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है पल्लवी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, ठीक है। हम उसका पहले सिलेबस देखेंगे कि जो हमारे पाठ्यक्रम है या अपना जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, ये हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? चैप्टर पढ़ने से पहले सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सिलेबस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आगे हम चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। हम अगर सिलेबस नहीं पढ़ते हैं या डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं तो हमें एक अलग सा लगेगा कि यार ये वर्ड तो कभी देखे ही नहीं है, ये चैप्टर का नाम तो कभी देखा ही नहीं है। पहले हम सिलेबस देख लेंगे तो हमारे दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है और ऐसे चैप्टर है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा या ये चैप्टर इतने नंबर का है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। एक तो होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, और एक होती है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है। और एक होता है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पढ़ते सारे स्टूडेंट हैं, सब स्टूडेंट पढ़ते हैं। और लेकिन स्मार्ट स्टडी और प्लस हार्ड वर्क कौन करता है? जो पहले ही प्री प्लानिंग कर लेता है, अपने सिलेबस की प्री प्लानिंग करने लेता है कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। हम स्मार्ट स्टडी करने से क्या होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमें आगे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, इसका पता लग जाता है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस देखेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, लेकिन हमें पहले ये देख लेंगे कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेकेंड चैप्टर कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हम फिर कल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। यह हमारा इकाई यूनिट फर्स्ट है। ये यूनिट फर्स्ट है हमारी, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट है, ये कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है? सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में एग्रोनॉमी बोलते हैं। सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, सस्य विज्ञान को क्या बोलते हैं? हम सिलेबस में तो अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये टॉपिक क्या क्या ये देखेंगे। बाकी डेफिनेशन, सस्य विज्ञान क्या होती है, कहाँ से ली गई है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये परिभाषा हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होती है एग्रोनॉमी, ये भी हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सस्य विज्ञान की परिभाषा। महत्व, सस्य विज्ञान के क्या महत्व है, सस्य विज्ञान का क्या क्षेत्र है, मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उत्पादकता क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा उर्वरता किसे बोलते हैं, मृदा उत्पादकता किसे बोलते हैं, और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, एक मिनट को मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ आया नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉइल इरोजन। अगर किसी को हिंदी डिफिकल्ट लग रही है तो ये सॉइल इरोजन, ठीक है। क्षरण, सॉइल इरोजन एवं क्षरण, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। कि हम सोइल क्षरण कैसे होता है और सोइल क्षरण होता है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बीज क्या होता है? सीड।
बीज क्या होता है? सीड होता है। सीड की परिभाषा क्या है? सीड किसे कहते हैं? सीड कितने प्रकार के होते हैं? ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है सीड के कितने प्रकार होते हैं, उत्तम बीज के गुण क्या होते हैं। अगर सीड है, उस सीड में कौन कौन से गुण होते हैं, अगर कौन से गुण होते हैं उसमें उत्तम गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे कौन सी फसल का क्रॉप है वो सबसे पहले जर्मिनेट हो जाता है, सबसे पहले अंकुरण हो जाता है, किसकी शुद्धता प्रतिशत कितने होती है, किसकी भौतिक प्रतिशतता कितनी होती है, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बीज उत्पादन किस प्रकार होता है, बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बीज की सुसुप्तावस्था, बीज की सुसुप्तावस्था क्या होती है। बीज की सुसुप्तावस्था का अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सुसुप्तावस्था को बोलते हैं डोरमेंसी, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। अगर किसी को हिंदी में नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इंग्लिश में याद रख सकता है डोरमेंसी, ठीक है। बीज की सुसुप्तावस्था क्या होती है, डोरमेंसी क्या होती है, हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये वर्ड्स याद रख लो कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये याद रख लो, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर क्या है, जैविक खेती की परिभाषा। जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हम गोबर, जैसे गाय के गोबर या जानवरों का गोबर, मल मूत्र, उससे जो खाद तैयार करते हैं उसको बोलते हैं जैविक खेती। उससे जो खाद तैयार करते हैं उस खाद को हम खेत में डालते हैं, फिर उससे उत्पादकता बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम जैविक खेती। इसकी परिभाषा क्या होती है उसमें देखेंगे चैप्टर के अंदर। जैविक खेती का महत्व क्या होता है कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उसका क्या महत्व है, उसका भविष्य में क्या महत्व है, उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या नुकसान होगा, यह हम सब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैविक खेती अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भविष्य में क्या क्या संभावना होगी, भविष्य में हमें क्या लाभ होंगे, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जीवांश खाद, ठीक है, जीवांश खाद मतलब जीवों की खाद। जीवों की खाद ये नहीं कि हम जीवों को मार के फिर खेत में डाल रहे हैं, ऐसे नहीं। जीवांश खाद क्या होती है, जैसे पशु के सिंग होते हैं, ठीक है, तो सिंग की भी खली होती है, ठीक है, सिंग की खली होती है। खून की जो ब्लड होता है, जानवरों का जो ब्लड होता है उसकी भी खली बनती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जीवांश खाद, ठीक है। जीवांश खाद, उनकी उपयोगिता, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको डोरमेंसी, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं डोरमेंसी, इसको बोलते हैं डोरमेंसी, इसको डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। उनकी उपयोगिता, गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, गोबर की खाद का क्या महत्व है, किन किन विधियों से बनाई जाती है, इसके अंदर पढ़ेंगे। कंपोस्ट क्या है, वर्मिंग कंपोस्ट क्या है, वर्मिंग कंपोस्ट को हिंदी में केचुआ खाद बोलते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं केचुआ खाद, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। कम से कम आपको सिलेबस से ये तो पता लगेगा कि इस वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैम ने सिलेबस में ये वर्ड डिस्कस किया था, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट होती है केचुआ खाद, केचुआ खाद, ठीक है, केचुआ खाद। हरी खाद, जैव उर्वरक। हरी खाद क्या होती है, हम जैसे मैं डेफिनेशन तो आपको चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हरी खाद क्या होती है। हरी खाद ये होती है कि हमने खेत में हरी फसलों को लगाया, जैसे चारे वाली फसलों को लगाया या फिर दलहनी फसलों को लगा दिया खेत में, ठीक है। तो खेत में लगाकर और जब वो उसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी, जब उसमें फ्लावर निकलने लग जाएंगे या फ्लावर स्टेज से थोड़े दिन पहले हम उसको कल्टीवेटर की सहायता से खेत में ही मिला देंगे, मतलब उसको काटेंगे नहीं, उसको है ना डायरेक्ट खड़ी फसल को ही कल्टीवेटर की सहायता से खेत में ही मिक्स कर देंगे, खेत में ही मिला देंगे, उसको बोलते हैं हरी खाद, ठीक है। जैव उर्वरक हो गया, जैव उर्वरक यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। प्रकार, हरी खाद क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, उपयोग की विधि क्या होती है, किन किन विधि से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कृषि पंचांग,
कृषि पंचांग ये एक तो वैज्ञानिक खेती होती है, ठीक है, साइंटिफिकली खेती होती है कि हम साइंटिफिकली कैसे खेती कैसे करते हैं। हाँ, और साइंटिफिक खेती में ये होता है कि क्रॉप सोविंग का और क्रॉप जो कटाई होती है उसका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है। लेकिन कृषि पंचांग के हिसाब से जैसे बुआई करते हैं, पूर्णिमा से लेकर इस दिन तक हम बुआई करते हैं, ये होता है कृषि पंचांग। इस कृषि पंचांग के अंतर्गत हम जो पंचांग होता है, जैसे हमारे भी पंचांग होता है ना, शादी वगैरह पंचांग देख के की जाती है, मुहूर्त देख के, वैसे ही इसका भी कृषि पंचांग होता है जो पुरानी विधियों से होती है ये, ठीक है। ये कीट नहीं है यहाँ पर, कीट एवं व्याधियां, कीट है यहाँ पर, कोट नहीं है, इसको सही कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है कीट, कीट यानी इंसेक्ट, यहाँ पर है कीट, कोट नहीं है, कीट है, ठीक है। व्याधियां, व्याधियां मतलब होता है रोग, ठीक है। जैविक नियंत्रण के हम कीट और व्याधियां का कंट्रोल के, जैसे हम खेत में हमारे फसलों में लगते हैं कीड़े कीट लगते हैं और उनमें रोग हो जाते हैं, तो उनका जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम रासायनिक विधियों का प्रयोग नहीं करते, किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है जैविक नियंत्रण में, ठीक है। और किन किन विधि, किन किन बायोलॉजिकल कंट्रोल का हम उपयोग करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ये हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिकाऊ खेती, ठीक है, ये टिकाऊ खेती है, ये फार्मिंग का एक प्रकार है, टिकाऊ खेती भी, ठीक है। टिकाऊ खेती क्या होती है, उसकी सामान्य जानकारी होती है खरपतवार। खरपतवार के क्या होते हैं, खरपतवार की डेफिनेशन होती है कि खेत है उसमें मुख्य जो फसल है, मान लो गेहूं की फसल है, ठीक है, अगर गेहूं की फसल के अलावा कोई भी अन्य पादप, अगर गेहूं की फसल के अलावा कोई भी अन्य पादप खेत में उगता है तो वो खरपतवार होता है, ठीक है। मुख्य फसल के अलावा कोई भी अगर अन्य पौधा खेत में उगता है तो उसको खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। खरपतवार की विशेषता क्या होती है, खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार से क्या क्या हानियां होती है, उसका विस्तार, गुणन की विधियां। गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणन का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गुणन का इंग्लिश में बोलते हैं गुणन को मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी को हिंदी याद रखना डिफिकल्ट लग रहा है तो ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई अपन क्या होता है कि 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ये होता है मल्टीप्लाई का। तो इसमें गुणन की विधियां क्या होती है कि खरपतवार के जो गुणन है वो कैसे करता है, खरपतवार जल्दी जल्दी कैसे बढ़ता है कि एक पौधे का 2, 2 का 3, किस तरह होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके हो गया चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये आप क्या हो गया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या है आपके, सिंचाई आवश्यकता अनुसार। चैप्टर नंबर 3 में है इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, सिंचाई किस फसल में कितनी सिंचाई की जाती है, हम सिंचाई करते हैं तब कौन सी विधि से सिंचाई की जाती है, इसमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। सिंचाई की आवश्यकता अनुसार, ठीक है। सिंचाई समय, सिंचाई किस समय में की जाती है, सिंचाई की मात्रा, सिंचाई कितनी मात्रा में देनी चाहिए एक फसल को, सब फसल की अलग अलग सिंचाई होती है, किसी फसल को सिर्फ 1 पानी की आवश्यकता होती है, किसी को 2, किसी को 7 पानी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कितनी मात्रा में हम सिंचाई दे सकते हैं, सिंचाई की विधियां कि किन किन विधियों से हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चैप्टर है चौथा, ठीक है। 4th चैप्टर आपके, 4th चैप्टर में क्या है ये देखना। 4th चैप्टर में खरपतवार नियंत्रण। अभी मैंने आपको बताया था कि खरपतवार क्या होते हैं,
तो यहाँ पर है कि जो खेत में खरपतवार होता है उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है। खरपतवार की जो कंट्रोल करने की जो विधियाँ होती है वो 3 होती है। यांत्रिक यानी जो फिजिकल होती है, ठीक है, रासायनिक केमिकल, और एक जैविक यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन 3 विधियों से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। ये हम टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर है शुष्क कृषि परिभाषा। शुष्क कृषि क्या होती है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। शुष्क यानी ड्राईलैंड, ड्राईलैंड, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग, शुष्क क्या होती है कि जैसे पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ पर खेती किस प्रकार करते हैं। अगर हम वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो उसी बुआई की कौन सी विधियों को अपनाएंगे, कौन सी फसल है जो वहाँ पर हो सकती है जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता में भी वो ग्रो कर लेती है। ये आता है हमारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग या शुष्क कृषि के अंदर, ठीक है। शुष्क कृषि का महत्व क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये हो गया 5 चैप्टर, ठीक है। फसल चक्र की परिभाषा, ये 5 चैप्टर के अंदर ही आपका दूसरा टॉपिक है फसल चक्र की परिभाषा। फसल चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। फसल चक्र से मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी गेहूं की खेती की, ठीक है, गेहूं की खेती के बाद हम करेंगे चावल की खेती के बाद करेंगे हम अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग फसल होती है, ठीक है। तो एक के बाद एक फसल को जब हम खेत में बुआई करते हैं तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। महत्व एवं सिद्धांत, ठीक है। ठीक है। भूपरिष्करण क्या होता है? परिभाषा, उद्देश्य एवं प्रकार। भूपरिष्करण क्या होती है? भूपरिष्करण की परिभाषा क्या होती है, उसके उद्देश्य एवं प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है अपना फसलों उत्पादन, ठीक है। ठीक है, ये अपनी यूनिट फर्स्ट यूनिट होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फसलों उत्पादन। फसलों उत्पादन के हम फसल उत्पादन किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? राजस्थान की परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, नीचे दिए फसलों का निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करना है, ठीक है। तो हम फसल के अंदर क्या पढ़ेंगे? फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजस्थान की ये वानस्पतिक नाम, जैसे कोई भी क्रॉप हो गया तो उसका जितनी भी आपके सिलेबस में जितनी भी क्रॉप है, जितने भी फ्रूट क्रॉप है, जितनी भी आपके वेजिटेबल क्रॉप है, जितनी भी क्रॉप है, उनका सारा का साइंटिफिक नेम आपको याद करना है, क्योंकि किसी भी क्रॉप का आपका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है आधे नंबर में या 1 नंबर में आपका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें साइंटिफिक नेम हर फसल का याद करना है, किसी भी फसल का स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे नंबर में या 1 नंबर या आपका ऐसे बोलेंगे गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए, तो आप डायरेक्ट गेहूं की फसल का वर्णन तो नहीं करोगे, वहां पर उसका स्टेप बाय स्टेप चलोगे, फिर उसका वानस्पतिक नाम लिखोगे, फिर उसका कुल लिखोगे, फिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस लिखोगे। इसलिए वानस्पतिक नाम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस फसल का वानस्पतिक नाम क्या है, उसका कुल क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। कौन सी फसल जलवायु के हिसाब, कौन सी फसल कौन सी जलवायु में अधिक ग्रो करती है, ठीक है। फसल के लिए कौन सी फसल के लिए कौन सी सॉइल होती है, कौन सी सॉइल में कौन से एरिया में कौन सी सॉइल होती है, ये इसमें बात करेंगे। खेत की तैयारी किस प्रकार की जाती है, बुआई के पहले खेत की तैयारी की जाती है, खेत की जुताई की जाती है, उसमें से सारे जो भी अवांछित पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है, ठीक है। उनमें कटाई, उनमें निराई गुड़ाई सब की जाती है, ठीक है। तो खेत की तैयारी की जाती है। उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है, ठीक है। बीज दर, जैसे अलग अलग फसल की अलग अलग बीज दर होती है, तो ठीक है, हम बुआई करने के लिए कौन सी फसल की किस विधि से कौन सी बीज दर का उपयोग करते हैं, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बीज उपचार, बुआई का समय क्या होता है, ठीक है, किस महीने में या किस समय फसल की बुआई की जाती है, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बुआई की विधि, कौन सी विधि से फसल की बुआई करनी है, खाद उर्वरक, सिंचाई,
ठीक है। इंटरक्रॉपिंग या अंतरा कृषि, ठीक है। अगर आपको इंटरक्रॉपिंग याद नहीं रहता है तो इंग्लिश, अंतरा कृषि हिंदी में याद नहीं रहता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। अंतरा कृषि को क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जैसे हमने अभी गेहूं की बुआई की, ठीक है, तो गेहूं की हमने एक पंक्ति बुआई कर दी, मतलब एक रो की बुआई कर दी, फिर ठीक है, उसके बाद हमने एक रो की सरसों की बुआई कर दी, फिर एक रो की हमने गेहूं की कर दी, फिर एक रो की सरसों, मतलब एक रो सरसों, एक रो गेहूं, एक रो सरसों, एक रो, एक पंक्ति गेहूं, इस प्रकार से हम खेती करते हैं तो उसमें इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। और बाकी हम डिटेल से चैप्टर के अंदर इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। पादप संरक्षण, कटाई, कढ़ाई और उपज, ठीक है। ये आपका हो गया फसल उत्पादन वाला चैप्टर, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है देखिए आपके, हाँ आपके है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी क्रॉप है, ठीक है। आपके सिलेबस में कौन कौन सी क्रॉप है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आपके आती है अनाज वाली फसलें, यानी सीरियल्स फसलें, ठीक है। अनाज को इंग्लिश में सीरियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अनाज वाली फसलें आपके कौन कौन सी है? धान है, ठीक है, मक्का, धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, गेहूं और जौ, ठीक है। ये आपके हैं अनाज वाली फसलें, ठीक है। अब दलहनी फसलें, दलहनी फसलों में आपके कौन कौन सी क्रॉप है? उड़द है, मूंग है, मोठ, चना, अरहर और चौला, ये चौला है, एक मिनट, ये चौला है, ठीक है, चला नहीं है, चौला, ये चौला है, ठीक है, चंचला नहीं है यहाँ पे, चौला, ठीक है। यहाँ पे चौला है, ठीक है। तिलहनी फसलों में होगा आपका सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी और सूरजमुखी। ये ऐसी क्रॉप है जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, जिनको तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इनका फसल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूसरा है चारा वाली फसलें। चारा वाली हम फसल उत्पादन के साथ साथ या कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। तो पशुपालन करेंगे तो उनके लिए चारे की आवश्यकता होगी, चारे को हम खेत में ही ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी फसल होती है जो चारे के पर्पज से उगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हो गया रिजका और बरसीम, ठीक है, ये चारे वाली फसल होती है, ठीक है। दूसरा होती है रोकड़। अब रोकड़ हमने इन जो ये आलू हो गया, आलू, गन्ना, गुआर, इनको रोकड़ फसलें को बोलते हैं, ठीक है। इनको रोकड़ फसलें इसलिए बोलते हैं क्योंकि आलू, गन्ना, गुआर ये ऐसी फसलें हैं जिनका भंडारण नहीं किया जा सकता। जैसे गेहूं है, चौला है, ज्वार, बाजरा, वो चावल है, ठीक है। इनको तो हम जैसे खेत से लेके आए और हमने घर पे भंडारण कर दिया, ठीक है, फिर हम हमारी मर्जी होगी या फसल का जब अच्छे से भाव आएगा तब हम उनको बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गन्ना, आलू और ग्वार है इनका हम स्टोर नहीं कर सकते, इनको डायरेक्ट खेत में से काटा और मंडी में बेचने चले गए, ठीक है। तो इनसे हमें फटाफट या तुरंत हमें पैसा प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं रोकड़ फसलें, ठीक है। अब रेशेदार फसलें होती है जैसे कपास और सनई, इनको रेशे के पर्पज से या रेशे के उपयोग से इनको उगाया जाता है, ठीक है। कपास से रेशा प्राप्त होता है, उससे कपड़े बनते हैं, सनई से भी रेशा प्राप्त होता है, उससे फैक्ट्री में जाके कपड़े बनते हैं। मसालेदार फसलें आपके जैसे घर पे मसाले होते हैं, मेथी होती है, जीरा होती है, ठीक है, सौंफ वगैरह सब होती है, तो इनकी भी खेती होती है। तो ये मसाले में ये जो जितनी भी फसल है ये मसाले के में उपयोग होती है, इसलिए इनका नाम रख दिया मसालेदार फसलें, ठीक है। इसमें आपके जीरा है, धनिया है, मेथी है और सौंफ है, ठीक है। ये आपके होगी कि कौन कौन सी फसलें हैं और कौन कौन सी फसलों को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपके फसलों उत्पादन। आपकी
फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि आपके फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं और फर्स्ट यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सा टॉपिक है और किस तरीके से आपको उनको लर्न करना है या किस तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट सेकंड पढ़ेंगे अपन। यूनिट सेकंड में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपको ये देखना है। ठीक है, फल उत्पादन, जैसे हमने फसल उत्पादन पढ़ा था वैसे हम फल उत्पादन पढ़ेंगे। ठीक है, कि फल उत्पादन कैसे होते हैं, फलों को कैसे लगाया जाता है, फलों को कैसे तोड़ा जाता है, उनमें रोग क्या होती है, उनमें बीमारी, उनमें कीट के लगते हैं, उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, यह हम फल उत्पादन में पढ़ेंगे। ठीक है, पौध प्रवर्धन। ठीक है, प्रवर्धन, जैसे फसल उत्पादन तो हम बीज की सहायता से फसलों को बो देते हैं। ठीक है, बीज होता है फसल में, उनको हम छिटकते हैं या किसी भी यंत्र की सहायता से हम बीज की तो बुआई कर देते हैं। लेकिन फलों में बीज से बहुत कम क्रॉप होती है जिनका बीज से फल का उत्पादन होता है। ठीक है, बीज से पौधे का निर्माण होता है, लेकिन अधिकतर जो फल है उनका प्रवर्धन किया जाता है। प्रवर्धन मतलब कैसे, जैसे किसी की कलिका होती है, हमने कोई भी फल लिया, उसकी टहनी तोड़ी, ठीक है, उसको नीचे से काटा, उसमें किसी सॉल्यूशन में उसको डुबोया, उसको बांधा और उसको उगा दिया, ये होता है प्रवर्धन। ठीक है, उनका प्रवर्धन कैसे किया जाता है, प्रवर्धन का महत्व क्या होता है, स्थिति और भविष्य। ठीक है, फलोत्पादन प्रबंधन कैसे करते हैं, पहले स्थान, जैसे हमने आम को ग्रो करते हैं। ठीक है, आम के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा सूटेबल होता है। ठीक है, किस स्थान पर आम का जो पौधा है वो सबसे अच्छा ग्रो करेगा, उसकी मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर हम लगा रहे हैं वो भी फल के अकॉर्डिंग उसकी मृदा होनी चाहिए। ठीक है, और बाजार के आसपास ही हमें फलों का बाग लगाना चाहिए। ठीक है, ताकि लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा उसका खर्चा ना हो और जो फल है उसको वो ज़्यादा खराब भी ना हो। ठीक है, तो स्थान का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। योजना, हम फल उत्पादन की योजना बना सकते हैं, जैसे किस प्रकार हमको फल को ग्रो करना है, किस प्रकार हमको उसका रोग का नियंत्रण करना है, कैसे उसको बेचना है वगैरह, योजना बनाते हैं। ठीक है, गड्ढे तैयार करना, पौध लगाना, सामान्य देखभाल। ठीक है, मौसम की प्रतिकूल दशाओं का फलों पर प्रभाव। ठीक है, अब मौसम, ये तो है नहीं कि मौसम हमेशा एक जैसा रहता है, मौसम में उतार चढ़ाव तो आते हैं। ठीक है, अभी जैसे फल हमने उगाया, ठीक, आम का फल हो गया, ठीक है, अब सर्दी में बहुत ज़्यादा पाला पड़ गया या ओस गिरने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, तो इनको प्रतिकूल परिस्थितियाँ बोलते हैं। तो ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम पौधे को किस तरीके से बचाएंगे, ठीक है, उसमें फल अच्छे से बने या फल ठहराव हो, फल है ना वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है, अध पकी अवस्था में नीचे ना गिरे। ठीक है, ये हम किस प्रकार करेंगे, कौन से रसायन से करेंगे, यह हमें देखना है। ठीक है, बचाव के उपाय, उद्यानों में अफलन की समस्या व उनका समाधान। अफलन क्या होता है, जैसे अफलन ये हो गया, जैसे आम का पौधा है उसमें फल बहुत कम लग रहे हैं या फल लग ही नहीं रहे, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, उसका अगर कोई फल नहीं लग रहा है तो किस कारण से नहीं लग रहा है, तो उसका बचाव कैसे करेंगे, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, उसकी कौन सी रसायन का छिड़काव करेंगे, यह हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फल उत्पादन में पादप वृद्धि नियंत्रणों का उपयोग करना। ठीक है, पादप वृद्धि नियंत्रण होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको इंग्लिश में ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही पादप के लिए हार्मोन होते हैं जिनसे वो पकते हैं। ठीक है, हार्मोन से पकते हैं, हार्मोन से ही उनका फल ठहराव होता है। ठीक है, और हार्मोन की वजह से ही उनमें जो फल निर्माण होता है उनमें गुदे का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। फलोत्पादन निम्न बिंदुओं के आधार पर, ये वही आ गया वापिस कि नहीं, हाँ, उनकी किस्में कौन सी है। ठीक है, वही फलों का नाम, वनस्पतिक नाम क्या है, जैसे हमने फसल उत्पादन में फसलों का वनस्पतिक नाम पढ़ा था, वैसे ही फलों का वनस्पतिक नाम, उनका कुल, महत्व, जलवायु, भूमि। ठीक है, प्रवर्धन, पौधरोपण, खाद, उर्वरक, सिंचाई,
निराई गुड़ाई उपज पादप संरक्षण। ये टॉपिक मैंने आपको अभी फसल उत्पादन में पढ़ाया था, तो इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया ये ऊपर ऑलरेडी, और हम इसका जो डिटेल में इसको चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? हाँ, ये है कि हम कौन कौन से फल हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से फल हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आम हो गया, नींबू, संतरा, केला, अमरूद, अनार, ठीक है, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर, बील। ठीक है, ये जितने भी आपके क्रॉप्स है, जितने भी ये फ्रूट दे रखे इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आपके 4th चैप्टर आता है फल परिरक्षण। फल परिरक्षण क्या होता है? ये होता है फ्रूट प्रिजर्वेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे हम ये आम हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनको तो तोड़ के हम बेच आते हैं। ठीक है, लेकिन इनको बेचने के अलावा इनका हम फ्रूट प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे अचार, आम का अचार तो सबके घरों में होता है। ठीक है, उसको किस प्रकार हम डालते हैं ये भी सबको पता है, लेकिन जो आम का अचार हमने गलाया है या आम का अचार हमने डाला है, हमने आंवले का जो मुरब्बा बनाया है, उसको ही बोलते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन या फल परिरक्षण। हमने आम का अचार बना दिया, हमने आंवले का मुरब्बा बना दिया, ठीक है, हमने कैंडी बना दी, ठीक है, जेली बना दी, इनको फ्रूट प्रिजर्वेशन बोलते हैं। यानी ये हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा मतलब क्या है, काफ़ी टाइम तक चलते रहे, इनका काफ़ी टाइम तक हम उपयोग करते रहे। जैसे आम का तो एक ही सीज़न होता है, एक सीज़न के अलावा फिर वो उसका जब सीजन आएगा तब लगेंगे, तब तक हम अचार बना के उसका अचार खा सकते हैं। ठीक है, तो हम जब उसका सीजन नहीं होगा तब भी उसको खा सकते हैं। यही होता है फ्रूट प्रिजर्वेशन। ठीक है, परिरक्षण के वर्तमान में स्थिति, महत्व, भविष्य, फल संरक्षण के सिद्धांत, तरीके, फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी। ठीक है, ये होता है वेजिटेबल कैनिंग। इसको डिब्बाबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं कैनिंग। मैं लिख दूं यहाँ पे कैनिंग। अब ये कैनिंग क्या होती है? कैनिंग डिब्बाबंदी, जैसे मटर होती है, ठीक है, मटर को हमने जब मटर का सीजन हुआ तब हम मटर के दाने निकाल लिए और उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और हमने उसको डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दिया। ठीक है, तो जब मटर का सीजन नहीं होगा तब भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं ना, तो वो हो गया कैनिंग। और कैनिंग ये होता है कि हम जब डिब्बाबंदी करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। अगर उसके अंदर हवा चली गई तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन क्रिया करेगी, फिर उसका किण्वन हो जाएगा। ठीक है, किण्वन होकर उसमें फफूंद लग जाएगी। तो कैनिंग का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाए, वो एयर टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कैनिंग। फलों को पकाना, उसमें फलों को पकाना, जेम, एक मिनट, पेन, टमाटर सॉस और अचार। ठीक है, यहाँ तेल नहीं होगा, ये यहाँ जेली होएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर होगा जेम और जेली। ठीक है, जेली हो गया, जेम हो गया। हाँ, आपको है ना जेम और जेली को हिंदी में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी है ना जेम और जेली हिंदी में, अगर इंग्लिश में ना देख के हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जेम को बोलते हैं फलपाक और जेली को बोलते हैं अवहेल। अवहेल, ये जब टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दूंगी। ठीक है, टमाटर का सॉस और अचार। टमाटर का सॉस कैसे बनाया जाता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई आपकी यूनिट आ गई थर्ड। यूनिट कौन सी आ गई? थर्ड यूनिट। ठीक है,
फर्स्ट यूनिट हमने देख ली। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा था ये आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड यूनिट हमने डिस्कस कर ली। सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट में कितने टॉपिक हैं और क्या क्या टॉपिक है ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी वर्ड हो गया या कोई टॉपिक हो गया, कोई चैप्टर हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। वो कमेंट मेरे पास आएगा और मैं तुरंत आपके उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और आपको समझा भी दूंगी कि इस टॉपिक का क्या मतलब है या आपका जो डाउट है वो अब मैं आपको हल कर दूंगी। ठीक है, आपके यूनिट थर्ड में है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन हम खेती तो करते ही हैं। ठीक है, खेती करते हैं। खेती करने के अलावा ठीक है हमारा जो आय का अन्य स्रोत होता है, आय का जो अन्य स्रोत होता है वो हम पशुपालन से प्राप्त कर सकते हैं। खेती के अलावा हम जैसे गाय हमने पाल ली, भैंस हमने पाल ली, भेड़ बकरी, ठीक है खेती तो कर रही है। इनके अलावा अगर हमने इनका भी पालन स्टार्ट कर दिया तो उनसे दूध प्राप्त होगा, भेड़ से ऊन प्राप्त होगी। ठीक है, इनको हम बेचकर और कृषि के साथ साथ आय अलग से हम आय कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और अतिरिक्त आय भी किसान को मिलती रहेगी। ठीक है, तो कृषि उत्पादन फसल उत्पादन के साथ साथ हमें पशुपालन भी करना जरूरी होती है ताकि किसान को एक ही पर जैसे फसल पर ही डिपेंड ना होना पड़े। जैसे हमने फसल उगाई, बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है, अब फसल तो खराब होगी तो फिर किसान क्या करेगा, उसको तो सारी मेहनत बर्बाद होगी, उसके पास पैसा भी नहीं आएगा। तो अगर हम किसान पशुपालन करेगा तो फसल तो खराब होगी लेकिन हम किसान को पशुओं से दूध से अतिरिक्त आय मिलती रहेगी ताकि उसका जो चलता है घर चलता है वो आसानी से चलेगा। ठीक है, तो हमें पशुपालन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूध उत्पादन कैसे किया जाता है, पशु प्रबंधन, अगर हम पशु पाल रहे हैं तो उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उनको कौन कौन सा चारा खिलाया जाता है, चारा किस प्रकार खिलाया जाता है, कितने टाइम में कितना चारा देना चाहिए, सूखा चारा कितना देना चाहिए, हरा चारा कितना देना चाहिए, क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, पशु प्रबंधन का महत्व, गो उत्पाद, गाय से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, गाय या फिर भैंस जो भी उनका कौन कौन से उत्पाद प्राप्त है, दूध प्राप्त होता है, दूध से दही बनता है, घी बनता है, गौमूत्र होता है, गौमूत्र काफ़ी दवाइयों में यूज होता है, खाद में उर्वरक में यूज होता है। ठीक है, गोबर, इनका महत्व। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, जो पशुपालन का फर्स्ट चैप्टर है ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में क्या है, नस्लें। नस्लें क्या होती है, ब्रिड्स, इंग्लिश में नस्ल को ब्रिड्स बोलते हैं। ब्रिड जैसे आपने देखी होगी अलग अलग भैंस, ठीक है, भैंस है, किसी भैंस के सींग कैसे रहते हैं, किसी भैंस की आंखें कैसी होती है, कोई भैंस ज़्यादा लंबी होती है, कोई ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, किसी भैंस की जो पैरों में ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, किसी बैल के जो नथुने होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग नस्ल होती है। ठीक है, भैंस एक प्रजाति है, ठीक है, उसकी अलग अलग नस्ल होती है और अलग अलग नस्ल में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, शारीरिक जो दशा होती है वो भी अलग अलग होती है, उनका दूध उत्पादन भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, इन सब की अलग अलग नस्लें होती है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसा पता लग जाएगा कि कौन सी गाय का कौन सा कलर है, कौन सी गाय है, उसके सींग कैसे हैं, ठीक है, उसका कुबड़ कैसा है, उसकी पीठ कैसी है, सीधी है या ऐसे धनुषाकार है, ये हमको देखने से पता लग जाएगा। और ऐसे फिजिकल कैरेक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी नस्ल की पशु है या कौन सी जो भैंस है उसकी कौन सी नस्ल है ये। ठीक है, नस्लें होगी। ठीक है, नस्लों का उत्पत्ति स्थान, कौन सी नस्ल किस स्थान से उत्पत्ति हुई है। जैसे पाही तो वो सब जगह में जाती है, जैसे हमारा हो गया कौन सी भैंस होगी, ठीक है, वो भारत में तो पाई जाती है लेकिन भारत में के कौन से उससे से उसका उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको कहाँ देखा गया है या कहाँ से उसकी उत्पत्ति की गई है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। वितरण,
ठीक है। अब एक स्थान से उसका उत्पत्ति तो हो गया, लेकिन हम पूरे राजस्थान में है, वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ये हो गया इसका वितरण। ठीक है, विशेषता और उपयोगिता। ठीक है, नस्ल होती है उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है, कि उसमें जो वसा है उसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, उसमें दूध उत्पादन कितना होता है, ठीक है, उसके जो फिजिकल कैरेक्टर है वो कैसे होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, ये हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो पशु है उसकी कौन कौन सी नस्ल होती है। फर्स्ट पशु है हमारा गाय। ठीक है, गाय की कौन कौन सी ब्रीड होती है, गाय के कौन कौन से ब्रीड के नाम होते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, अभी एग्जाम में आ जाएगा कि गाय की, जैसे ये हो गया गिर। ठीक है, गाय की गिर नस्ल है, उसका वर्णन कीजिए। अब आपको वर्णन करना है कि गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ठीक है, गाय की गिर नस्ल कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। जो गाय की गिर नस्ल है उसका दूध उत्पादन कैसा होता है, उसका फिजिकल कैरेक्टर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, उसके सींग कैसे होते हैं, वो चलती कैसे है, ठीक है, उसके कान कैसे होते हैं, जैसे ऐसे किसी के होते हैं कान ऐसे नीचे लटके होते हैं, उसको बोलते हैं पत्ती नुमा कान। ठीक है, किसी के ऐसे पीछे जाए होते हैं। ठीक है, यह होता है फिजिकल कैरेक्टर, इसमें हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब होगी थारपारकर, हरियाणा गाय, नागौरी, नागौरी बेल तो आपने सुने ही होंगे, फेमस है नागौरी बेल। ठीक है, मालवी गाय, मेवाती गाय, राठी, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ये जो होलिस्टीन फ्रीजियन है ये एक ही नाम है, ये अलग अलग नाम नहीं है। ठीक है, ये एक ही नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन, ये होलिस्टीन फ्रीजियन है, ये एक ही नाम है। ठीक है, ये अलग अलग नाम नहीं है। यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है ये इसका मतलब नहीं है, ये होलिस्टीन फ्रीजियन एक ही नस्ल है। ठीक है, ये विदेशी नस्ल है। ठीक है, ये जो दो नस्लें है ना, मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये जो दो नस्लें है ना ये विदेशी नस्ल है, ये है विदेशी नस्ल, ये दोनों विदेशी नस्ल है। ठीक है, ये दोनों विदेशी नस्ल है और बाकी ये है, ये हमारी देसी नस्ल है। ये पूरी कौन सी है, देसी नस्ल है। ठीक है, अपने जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, इनका उत्पत्ति स्थान मतलब भारत, पाई तो ये भी इनका भी हम है ना हमारे भारत में या राजस्थान में इनको भी पाल सकते हैं, लेकिन ये विदेशी नस्ल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनका उत्पत्ति हुई है ना वो विदेश में हुई है। ठीक है, और जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो अपने भारत में हुई है, इसलिए इनको देसी नस्ल और उनको विदेशी नस्ल बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरी आगे भैंस। ठीक है, भैंस की कौन कौन सी नस्ल होती है ये हम देखते हैं। मुर्रा, मुर्रा भैंस का नाम तो आपने सुना होगा, कितनी फेमस है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस एक ऐसी भैंस है जिसका पूरा विश्व में और पूरे विश्व में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो भैंस की नस्ल है वो मुर्रा है। मुर्रा बहुत फेमस नस्ल है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, या किसी से पूछना आपके घर में, अगर आप पशुपालन करते होंगे तो बोलना मुर्रा भैंस। ठीक है, कैसी है, आपके घर पे बताएंगे। ठीक है, मुर्रा भैंस कैसी है ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या क्या होती है। बदावरी, सूरती, नीली, नीली रावी है इसका पूरा नाम, नीली रावी। ठीक है, जाफराबादी और मेहसाना। ठीक है, ये होगी हमारी भैंस की नस्ल। अब बढ़ेंगे हम बकरी की। बकरी की नस्ल कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये होगी, अच्छा, बकरी को हम दो उद्देश्य से पालते हैं। ठीक है, बकरी को दूध क्या हो गया, ठीक है, बकरी को हम दो उद्देश्य से पालते हैं। तो बकरी की जो उसकी जो स्किन है, उसकी त्वचा है, उसका भी उपयोग लिया जाता है। ठीक है, और बकरी को मांस प्राप्ति के लिए भी हम बकरी को पालते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया हम दूध उत्पादन के लिए बकरी को पालते हैं। जमुनापरी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग और सिरोही। ये टोगनबर्ग है ना ये विदेशी नस्ल है। ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर के अंदर लिखा दूंगी, लेकिन ये जो टोगनबर्ग है ये हमारी विदेशी नस्ल है और बाकी सारी हमारी देसी नस्लें हैं। ठीक है, भेड़ होगी, भेड़ कौन सी है, मारवाड़ी। यहाँ पर है ना वोकला नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वोकला लिखा हुआ है, यहाँ पर वोकला नहीं है, यहाँ पर है चोकला। ठीक है,
मैं इसको सही कर देती हूँ। इसको मिटा के मैं यहाँ पे चौकला कर देती हूँ, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो रखा है, गलती से पीडीएफ में आ गया होगा। मैं इसको चौकला कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है चौकला, ये है चौकला, ठीक है। ये भेड़ की एक नस्ल है जिसको बोलते हैं चौकला। चौकला, ठीक है। आप यहाँ से चौकला पढ़ लेना, ये वोकला मत पढ़ना, ठीक है। चौकला होता है, ठीक है। दूसरी होती है मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, अभिवस्त्र, अभिकालीन और जैसलमेरी। जो ये अभिवस्त्र है और जो अभिकालीन है, ठीक है, ये संकरण से प्राप्त हुई है। जैसे हमारी दो नस्लें हैं, ठीक है, उन दो नस्लें के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, उस संकरण से अभिवस्त्र और अभिकालीन प्राप्त हुई है, ठीक है। ऊंट, ऊंट की कौन कौन सी नस्लें होती है? बीकानेरी ऊंट, सुना होगा ना आपने, बीकानेरी ऊंट हो गया, जैसलमेरी ऊंट, मेवाड़ी ऊंट, ठीक है। और ऊंट का प्रबंधन, ऊंट का प्रबंधन कैसे किया जाता है? ऊंट को कितने टाइम में पानी पिलाना चाहिए, कितने हिस्सों में खाना खिलाना चाहिए, कौन सा आहार देना चाहिए, कितना सूखा चारा देना चाहिए, कितना हरा चारा देना चाहिए, ये आ गया ऊंट का प्रबंधन में, ठीक है। ये हमारी इकाई 3 होगी। इकाई 3 का हमने कौन सा सेकंड चैप्टर था? सेकंड चैप्टर में ये कितने टॉपिक थे? 5 टॉपिक थे, ये हमने कर लिए, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं क्या है। ये अगला है हमारा तीसरा टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ठीक है। थर्ड टॉपिक, ठीक है। हमारा कौन सा टॉपिक है? थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित बीमारियों के कारण, लक्षण, रोकथाम एवं उपचार। अब जैसे हमारे बीमारियां होती है, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, ठीक है। कितने टाइप की हमारी बीमारियां होती है इंसानों में, कितने टाइप की बीमारी होती है, उन बीमारियों के नाम भी अलग अलग होते हैं, उनका उपचार भी अलग अलग होता है, ठीक है। बुखार हो गया तो कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं, कौन से टेबलेट लेते हैं, ठीक है। टाइफाइड हो गया तो कौन सी टेबलेट लेते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, उसके किस प्रकार से हम रोकथाम करते हैं। इंसानों जैसी बीमारियां होती है, वैसे ही पशुओं में भी बीमारियां होती है, ठीक है। और हम पशुओं की जब बीमारी होती है तो उसका पता कैसे लगता है? जैसे हमारा जैसे बुखार होती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि हाँ बुखार होती है। वैसे ही पशुओं में भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और एक दो जो बीमारियां, एक दो रोग ऐसे हैं जिसमें पशु होता है उसका टेम्परेचर घटता भी है, ठीक है। पशुओं का जो क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ पशु रोग से ग्रसित है? पशु खाना बंद कर देगा, ठीक है, इधर उधर घूमना बंद कर देगा, पशु बेचैन रहेगा, ठीक है, पशु जुगाली नहीं करेगा, तो हमें क्या, उसका दूध उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ पशु किसी न किसी रोग से तो ग्रसित है, ठीक है। और अलग अलग जो बीमारियां होती है उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, तो हमें ऐसे देख के पता लग जाता है कि हाँ हमारा पशु इस रोग से ग्रसित है। फिर हम डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसकी देख के उसको टेबलेट्स वगैरह, इंजेक्शन या कुछ उसका उपचार करता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं पशु में, ठीक है। रिंडरपेस्ट, ठीक है, ये पशु के रोग के नाम है, ठीक है। रिंडरपेस्ट, मुंह पका, खुरपका, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, गलगोटू और थनैला, ठीक है। यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ, मिस प्रिंट। यहाँ पर टिल नहीं है, यहाँ पर है टिक, यहाँ पर है टिक फीवर। यहाँ पर क्या है? टिक फीवर दिख तो रहा है ना आपको इसमें? हाँ, टिक फीवर, ठीक है। इसको टिक फीवर बोलते हैं, हिंदी में इसको चिचड़ी ज्वर बोलते हैं, ठीक है। टिक फीवर को हिंदी में बोलते हैं चिचड़ी ज्वर। दुग्ध ज्वर, ये दुग्ध ज्वर है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ठीक है,
दूध ज्वर, फड़कियाँ, सर्रा रोग, खुजली, ठीक है। ये हो गया, ये सर्रा रोग है ना, ये ऊँट का रोग है, ठीक है। ऊँट में वैसे तो होते हैं रोग, जो ऊँट का सबसे फेमस रोग है वो सर्रा रोग है, ठीक है, ये ऊँट में होता है। अब हो गया दुग्ध विज्ञान, हम क्या पढ़ेंगे? दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान हमारा अगला जो चैप्टर है कौन सा है? दुग्ध विज्ञान। भारत में दुग्ध उद्योगों का विकास क्षेत्र, ठीक है। हम भारत में कौन कौन से दुग्ध उद्योग है, उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर श्वेत श्वेत क्रांति है, ठीक है। श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ श्वेत, दिख रहा है, मैं नीचे भी लिख देती हूँ, ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति। ये हो गया श्वेत क्रांति, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ये आपके लास्ट चैप्टर था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपको पता लग गया होगा, आपको होपफुली मेरी आशा है कि आपको मज़ा आया होगा सिलेबस पढ़ने। तो सोचो सिलेबस पढ़ने में इतना मज़ा आया, कितना कुछ जानने को मिला है। कम से कम हमने जो सिलेबस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने जो कुछ चीज़ें हैं वो सिलेबस में देख ली, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमें मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो हमें वर्ड्स तो पता लगे होंगे। एक बार हमने वर्ड्स सुन लिए तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ मैम ने ये वो सिलेबस में पढ़ाया था। तो हमारे दिमाग में क्या है, रिमाइंड होते रहेंगे कि हाँ ये शब्द हमने कहीं पढ़ा है, ठीक है। और सिलेबस पढ़ने से हमें ये तो पता लग गया कि हमें आगे पूरे बुक में, पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ये होगा। अब आप एक काम करना कि जो जितना भी हम PDF है आपके ऐप में डल जाएगी, ठीक है। सर बता देंगे आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको सिलेबस को एक पेज में लिखना, पेज में लिखते जहाँ पर आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल, ठीक है, वहाँ पर चिपका देना, ठीक है। चिपकाने से आपको क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ कौन सा चैप्टर पूरा हो गया, कौन सा टॉपिक पूरा हो गया। आप ऐसे मार्क करते जाना कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि हाँ मैंने इतने चैप्टर पढ़ लिए, अब इतने चैप्टर बाकी है, ठीक है। अब और वहाँ पे चिपकाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में रिमाइंड होता रहेगा, टॉपिक आपके दिमाग में रिमाइंड होते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको घर जाके, मतलब घर पे ही हो तो घर पे एक पेज में उसका चिपका लेना, ठीक है। इससे बहुत बेनिफिट होएगा, देखना आप, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सिलेबस, ये तो हो गया। अब हम पहले से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो स्टार्ट करेंगे, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है वगैरह ये हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और एक बार मैंने तो ये सिलेबस पढ़ा दिया, एक बार आप ऐसे एक बार सिलेबस को आप भी देख लेना, ठीक है। तो आपके क्या ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कोई टॉपिक यहाँ पर वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वो कमेंट मेरे पास आएगा और मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी टाइम बता दूंगी, ठीक है। आपका डाउट उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज की क्लास को करते हैं ऑफ। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब कोई डाउट होगा तब भी कमेंट कर दिया है, ठीक है। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक है।